अंकुर मिश्र और स्वदेश खबर में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। मैं मॉडर्न अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह भेदना जानता हूं। महाराष्ट्र के सियासी चक्रव्यूह को भेदने वाले देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के महानायक बनने जा रहे हैं। राज्य में तीसरी बार बनने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की सरकार। तो बिल्कुल कुछ ही देर में यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। आपने अपनी स्क्रीन पे विजुअल्स देखे होंगे, साथ में फ्लैश भी देखे होंगे कि बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ पर हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी वहाँ पर हैं और आपने तस्वीरें देखी होंगी, न सिर्फ मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, बल्कि कई सारे कैबिनेट मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके के बयान भी आए हैं। पहले ये कन्फ्यूजन बना हुआ था कि आखिर सिर्फ यहाँ पे चीफ मिनिस्टर शपथ लेंगे या फिर उनके साथ खासकर जो दो घटक दल हैं उनके नेता भी डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं। लेकिन अभी सूत्र तो एकदम साफ बता रहे हैं, आपके पास क्लियर कट यहाँ पे जानकारी है कि दो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के अलावा। तो ये पूरी जानकारी हम आपके पास लगातार लाते रहेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी रहेंगे, उनके साथ चर्चा भी करेंगे। थोड़ी देर में ये भी देख लेते हैं, हमारी जो संवाददाता हैं आस्था, वो भी तैयार हो रही हैं क्योंकि वो वहाँ पर बिल्कुल वहाँ पर तैयार हैं। जो लाइव जानकारी है, कौन आने वाला है, कौन कौन पहुंच चुका है और कितनी देर में ये समारोह शुरू होगा, चलिए चलते हैं आस्था के पास। आस्था से हम बिल्कुल जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, अनुज अग्रवाल, जो कि एक राजनीति विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में। मेरा पहला सवाल आपसे अब यही रहेगा कि अब तो तस्वीर एकदम साफ है, किसी तरीके की कोई भी जो लास्ट मिनट सरप्राइजेस उसकी गुंजाइश तो नहीं दिखती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ भी इस तरह की गुंजाइश पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। देखिए, जितना अभी खेल चल रहा था, मैंने पिछली बार भी जब आपके चैनल पर आया था, मैंने स्पष्ट कहा था कि यही होगा कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे और दो अजीत पवार जी और शिंदे जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और वही होने जा रहा है। जो पिछले एक हफ्ते में जो खेल चल रहा था, उसमें सबसे बड़ी जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, वो अधिक से अधिक मंत्री पद अपने पाले में लेने की थी। क्योंकि शिंदे साहब सीएम का पद छोड़ने जा रहे थे, तो उनको लग रहा था कि मुझे और शिवसेना को अच्छे मंत्रालय मिले। बहुत बार्गेनिंग करने की स्थिति वो है नहीं। उनको पता है अगर वो नहीं भी होंगे तब भी बीजेपी अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना सकती है आराम से। तो लेकिन एक सम्मानजनक स्थिति हर कोई चाहता है, वही अजीत पवार की स्थिति है और वही शिंदे साहब की स्थिति है। और बीजेपी में इंटरनल जो धड़ेबाजी थी, उसका भी एक बड़ा खेल है। देखिए, जो इलेक्शन हुआ है इस बार, उसमें दो अप्रत्यक्ष रूप से दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। एक तो आरएसएस का, संघ का, और दूसरा नितिन गडकरी की ओवर एक्टिविज्म का। नितिन गडकरी जी ने 70 से ज्यादा जनसभाएं की पूरे महाराष्ट्र में, और उनका एक मराठी मानुष में एक बड़ा जबरदस्त प्रभाव है और पूरे देश में उनकी छवि बड़ी जबरदस्त है। मोदी जी के बाद अगर सबसे लोकप्रिय कोई मंत्री है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो वो परफॉर्मर हमारे नितिन गडकरी जी हैं। तो उनकी वजह से स्पेशली विदर्भ क्षेत्र में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। तो वो क्लीन स्वीप की वजह से जो वो भी चाहते थे कि मेरे कुछ लोग एकोमोडेट हों, संघ को भी लगता था कि सारे धड़ों के लोगों को एकोमोडेट किया जाए और शिवसेना को उचित सम्मान मिले, जिससे हम लॉन्ग टर्म उसके साथ अपना अलायंस बना के रखा जा सके उसको। क्योंकि एक प्रखर हिंदुत्व पे बात करने वाली अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो शिवसेना है। तो बीजेपी में तो अब वो थोड़ी धार आई है, लेकिन शिवसेना थ्रू आउट जो करती है, बिल्कुल फ्रंट फुट पे अपनी बैटिंग करती है हिंदुत्व के मुद्दे पर। तो इसलिए आरएसएस का रवैया उसके प्रति बड़ा नरम है। तो वो एक बैलेंस बनाने के लिए इंटरनल सारे खेल चल रहे थे, और वो सब कुछ सेटल होने के बाद ही चीजें आगे बढ़ी। और एक डेडलाइन पहले ही फिक्स कर दी कि 4 तारीख को बीजेपी अपने विधायक दल का नेता चुन लेगी और 5 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। तो एक टाइम फ्रेम भी दे दिया था कि चलो जितना मैक्सिमम टाइम चाहिए 3-4-5 दिनों में अपने सारे आपस के इंटरनल जो भी बार्गेनिंग है, लेन देन है, सब कर लो, और उसके बाद हम 5 तारीख से बिना किसी इंटरप्शन के चीजें को शुरू कर देंगे।
तो वो चीज आपके जी, सामने। हमारे पास सीधा प्रसारण आ रहा है शपथ ग्रहण समारोह का। आप देख सकते हैं जो विजुअल्स, वहां पे होम मिनिस्टर मौजूद हैं, वहां पे एनडीए के घटक दल के नेता मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पे मौजूद हैं, नितिन गडकरी जी जिनका आप चर्चा कर रहे थे, वो भी जी मंच पे अभी मौजूद हैं, जेपी नड्डा जी, और साथ ही योगी आदित्यनाथ। तो सारे बड़े नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि जो तय समय है 5:30 बजे, उसके आसपास ये समारोह शुरू होगा शपथ ग्रहण का। और न सिर्फ नेता बल्कि अभिनेता भी आपने अपनी स्क्रीन पर देखे। यहाँ पे शाहरुख खान के विजुअल्स थे, यहाँ पे संजय दत्त के विजुअल्स थे। तो फिल्मी जगत से भी लोग हैं, राजनीति से भी लोग हैं, और न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए यहां पे एकजुटता दिखा रहा है इस मंच से। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा अनुज जी कि ये तो ठीक है, एनडीए का यहाँ पे पूरा स्ट्रेंथ दिखाया जा रहा है, लेकिन अब शपथ ग्रहण के बाद जो जिम्मेदारी आती है सरकार की, वो काम करने की, जो जनता ने यहाँ पे वोट दिया है, अब एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि महाराष्ट्र की जो गाड़ी थी वो थोड़ी पटरी से उतर रही थी। अगर हम जीडीपी की बात करें, फिस्कल डेफिसिट की बात करें, तो अब उस पर कैसे काम होगा? चुनौती है। और पिछले अगर 6 महीने हम देखते हैं तो शिंदे सरकार ने लगातार फ्रीबीज बहुत ज्यादा बांटी हैं, और उसका दबाव जो है बजट पर बहुत ज्यादा है। आगे कैसे वो फंड मैनेजमेंट होगा, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो मुझे लगता है कि एक तो इनको अपने जो राजस्व की स्थिति उसको सुधारनी पड़ेगी, थोड़ी सी टाइटनेस रखनी पड़ेगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और जो सरकार के फालतू खर्चे उन पर रोक लगानी पड़ेगी। दूसरी एक बड़ी एक्सपेक्टेशन जो यहाँ पर है इनको, कि चूंकि डबल इंजन की सरकार है, तो केंद्र सरकार से एक बड़ी सहायता के रूप में ये कुछ ना कुछ, चाहे वो अनुदान के रूप में आए, चाहे वो कर्ज के रूप में आए, उसकी एक्सपेक्टेशन जरूर रहती है। और बहुत सारे ऐसे वेंचर जो इन्होंने डिक्लेयर किए हुए हैं जिनमें इनके पास फंड की कमी है, वो केंद्र सरकार की तरफ से वो उनकी फंडिंग हो जाए और वो प्रोजेक्ट्स जमीन पे आ जाए, कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप होगा। लेकिन निश्चित रूप से उससे भी बड़ी जो उनके लिए चुनौती होगी, वो आपस में अलाइज दल में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना आए, कंट्रडिक्शन ना आए, और सब जितनी स्प्रिट से अभी बात कर रहे हैं कि हम लोग एक हैं और हम तीनों मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट करके सरकारें चलाएंगे, वो धरातल पे आ जाए वो चीजें। क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन बिगड़ना, और एक जब आपके पास बहुत बड़ी जीत होती है और बहुत सारे एमएलए होते हैं, तो लगभग पूरे देश में 80% से ज्यादा सीटें आपके पास है, तो जनता की अपेक्षाएं बहुत हैं, और आपके जरा सा भी आप फ्लैक्चुएट करेंगे तो एकदम उसका आक्रोश भी व्यक्त होता है, उससे एक निगेटिविटी भी आती है। तो वो जिम्मेदारियां, चूंकि देवेंद्र फडणवीस भी बड़े अनुभवी है, और शिंदे साहब का भी 2.5 साल का अनुभव हो गया, अजीत पवार भी कई बार डिप्टी सीएम बन चुके, तो बड़े परिपक्व नेता हैं तीनों। तो महाराष्ट्र चूंकि हमारी आर्थिक राजधानी भी कही जाती है, और हमारे संस्कृति का, फिल्मों का, खेलों का ही बहुत बड़ा केंद्र है, तो ऐसे में वहां बड़ी मैच्योर लीडरशिप चाहिए थी। और वो मुझे लगता है कि बीजेपी के और शिवसेना के और एनसीपी के तीनों जो कद्दावर नेता है, तीनों मिलकर वो पूरा करेंगे। केंद्र सरकार का सपोर्ट रहेगा। मोदी जी वैसे भी गवर्नेंस के बिल्कुल मॉडल के रूप में रहेगी काम करते हैं, और फिर नितिन। जनता की बिल्कुल वो उम्मीद रहेगी। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मयूर पारेख जी। आपका मैं स्वागत करता हूं ईटी नाउ स्वदेश पे। लेकिन इससे पहले मैं आपके पास आऊं मयूर जी, हमारी जो संवाददाता हैं आस्था, वो लगातार आज़ाद मैदान से इस पूरे समारोह पे नज़र रखी हुई हैं। आस्था, क्या वहां पे चल रहा है अभी, और कितनी देर में समारोह शुरू हो सकता है? आस्था, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी अंकुर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आस्था, बताइए। मैं समझ सकता हूं जब इतना बड़ा समारोह होता है तो वहां पे जैमर्स भी होते हैं, थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन आस्था वहां पे लगातार पैनी नजर रखी हुई हैं। आस्था, मैं आपसे फिर सवाल करना चाहूंगा कि अभी की स्थिति में कौन कौन पहुंच चुका है? कुछ विजुअल्स जरूर हमने स्क्रीन पे देखे। कितनी देर में समारोह शुरू होगा? जी जी, तो 5:30 बजे तक का कार्यक्रम है जो शुरू होगा अभी, और देखते ही देखते अभी धीरे धीरे करके सेलिब्रिटीज आने शुरू हो गए हैं। शाहरुख खान आना अभी आए हैं कुछ ही देर पहले, साथ में विद्या बालन, रणबीर कपूर, काफी सेलिब्रिटीज आए हैं। और अगर हम बिजनेस टाइकून्स की बात करें तो मुकेश अंबानी भी यहाँ पे आए हैं समारोह में सम्मिलित होने। और हम से ये भी पता चला है कि एकनाथ शिंदे भी अपने घर से निकल चुके हैं समारोह में आने के लिए। तो अभी भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और काफी बात करी सिक्योरिटी और जैमर्स की, वो
बिल्कुल कड़ी नजर पुलिस की पे बनी हुई आस्था है। की आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, और जैसा कि मैंने आपने बताया कि इस तरीके का जब समारोह होता है तो कई सारे जैमर्स होते हैं, कम्युनिकेशन में कभी कभार दिक्कत आ जाती है। बट हम फिर से आस्था के पास जाएंगे। मयूर जी, मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और यहाँ पर हमें लगातार विजुअल्स मिल रहे हैं आज़ाद मैदान से, जहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी वहाँ पे पहुँचेंगे और ये समारोह शुरू होगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। हम बात करेंगे मयूर पारिक जी से। पारिक जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि हम बात ही कर रहे थे कि अब शपथ ग्रहण के बाद काम करना होगा सरकार को। आपको क्या लगता है, प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? देखिए, फिस्कल डेफिसिट जो कि आप इस प्रोग्राम में लगातार बता रहे हैं, वो ही सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज रहने वाली। वैसे इस समय अगर हम एक नजर दौड़ाएं तो देखिए, एकनाथ शिंदे जो है वो शपथ लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उनके ग्रुप की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है, मीडिया में एक इंटरव्यू दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि एकनाथ शिंदे जो है वो अभी के लिए शपथ ले रहे हैं, लेकिन शपथ लेने के तुरंत बाद ही उनकी अमित शाह जी उनके साथ में बैठक है, जिसमें ये बात तय होगी कि गृह मंत्रालय पद जो है वो किसके पास जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये बात जो है वो हम पक्की ही समझें कि इस समय दबाव के तहत एकनाथ शिंदे शपथ जरूर ले रहे हैं, लेकिन मामला अभी 100% सुलझा नहीं है। शायद इसीलिए सिर्फ 3 नेता जो है वो शपथ ले रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस बतौर मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। बाकी सारा विस्तरण जो है वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आपके मैं फीड को भी मैं अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको जरा ठीक करें। और तब तक हम दूसरे अपने गेस्ट से एक बार और समझ लेते हैं। अनुज जी, ये जो बात हो रही थी कि सिर्फ 3 लोग शपथ लेने वाले हैं, बाकी माथापच्ची अभी भी आपको लगता है कुछ दिन तक चलेगी? जी बिल्कुल चलेगी। जितनी चीजें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने दावे और सबका अपना अपना योगदान भी है सरकार बनाने। तो और जो 3 पक्ष सामने दिख रहे हैं, उनके पीछे कई सारे पक्ष और हैं जो लगे हुए हैं। तो एक अंदर एक अगर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कंट्रडिक्शन नहीं होते, तो अब तक चीजें इतनी लंबी खिंचती ही नहीं। तो बिल्कुल सच कह रहे हैं मयूर जी कि अगर 3 ही लोग शपथ ग्रहण कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री, तो इतने दिन के बाद भी और मंत्रियों का चयन नहीं हो रहा, तो अभी बातें कहीं ना कहीं बहुत सारी सेटल नहीं हुई है। लेकिन ये स्थिति ऐसी नहीं है कि जिससे सरकार पर कोई चुनौती आए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तैयार हो गए। तो मुख्य जो उनका जो कंसर्न है वो गृह मंत्रालय अपने पास रखने का है। उनका ये कहना है कि चूंकि फडणवीस साहब जब उप मुख्यमंत्री थे तो उनके पास गृह मंत्रालय था, तो अब मैं उप मुख्यमंत्री रहूंगा तो मुझे गृह मंत्रालय मिला। तो वो एक ईगो टशल और पोजीशन परसेप्शन का खेल अधिक है। अब उसमें किस लेवल पे बार्गेनिंग होती है, किस लेवल पे सेटलमेंट होता है, ये पता अब हमें, मुझे लगता है कल परसों में स्पष्ट हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि शिवसेना के कुछ लोगों को केंद्र में मंत्री पद दिया जाए तो उस रूप में सेटलमेंट हो। तो ये राजनीति में ये बार्गेनिंग बहुत कॉमन चीज है और होती है, और स्वाभाविक रूप से हर कोई चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी सत्ता मिले, क्योंकि अपने एमएलए को, अपने समर्थकों को, अपने साथ जुड़ी जनता को आपको सेटिस्फाइड भी करना है, उनके बहुत सारे काम कराने होते हैं। जी, तो वो जी सारा मयूर जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। माफी चाहूंगा, आपको पिछली बार मुझे टोकना पड़ा था क्योंकि फीड में कुछ इश्यू थी, बट अभी आप बिल्कुल अपनी स्क्रीन पे मयूर जी को देख सकते हैं। मयूर जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये 3 आप जैसे बात कर रहे थे, बंटवारे तो हो गए, कम से कम अभी तक ये जो पूरी स्टोरी रही है वो प्लेन वनीला ही रही है। वहां पे किसी भी तरीके का उतार चढ़ाव हमने नहीं देखा है। आज भी अगर माने तो जो अगर 2 उप मुख्यमंत्री तैयार हो गए हैं शपथ लेने के लिए, तो ये एज पर स्क्रिप्ट ही है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको अभी भी अंदेशा लगता है कि कुछ यहाँ पे, मैं सरप्राइज नहीं बोलूंगा यहाँ पे, बल्कि कोई शॉक लगने वाला है? नहीं नहीं, शॉक की कोई भी संभावना नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है
कि एब्सोल्यूट पावर में ये गवर्नमेंट बन रही है। बीजेपी ने शो ऑफ स्ट्रेंथ क्यों किया? बीजेपी ने शो ऑफ स्ट्रेंथ आज इस शपथ विधि समारोह में इसलिए किया है, एनडीए के तमाम नेताओं को इसलिए बुलाया है क्योंकि दो मैसेजेस जो है वो बहुत क्लियरली उन्हें देने। पहला मैसेज ये देना है कि हम एनडीए को साथ में लेकर चलते हैं। इसलिए देखिए नीतीश कुमार भी आए हैं, चंद्रबाबू नायडू भी आए हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आए हुए हैं। तो वो शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं इंडिया के सामने, इंडी गठबंधन के सामने जो एनडीए था, ये एनडीए आज भी मजबूत है, ताकत है और पूरी ताकत के साथ सरकार में खड़ा है। तो एक मैसेज ये देना है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के बाद जिस राज्य में सबसे ज्यादा सीटें हैं वो है महाराष्ट्र, 48 लोकसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में तो अपनी ताकत के ऊपर वो सत्ता में आ गए, महाराष्ट्र में वो नहीं हो पा रहा था। और ऐसे में अब जब महाराष्ट्र में सरकार बन रही है तो लोग भले ही 132 134 गिने, पर ये 132 134 नहीं, 146 148 विधायकों के समर्थन वाली बीजेपी की एक मजबूत सरकार है। निर्दलियों ने भी समर्थन दिया है, अन्य दलों से चुने गए भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है वो भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो मैटर एकदम क्लियर है, यहाँ पे आगे कुछ शॉक नहीं लगेंगे, हाँ हिचकोले जरूर लगेंगे। इस समय अगर अजीत पवार ये भी यहां से बाहर का रुख करें, एकनाथ शिंदे ये भी यहां से बाहर का रुख करें, तो वह परमानेंटली राजनीति से बाहर ही हो जाएंगे। उन्हें अब एनडीए के टर्म्स पर ही आगे काम करना होगा और टर्म्स हो सकता है उनके ऊपर कई बार डिक्टेट भी हो जाए, जैसे इस समय हमें होती हुई यहां पर दिख रही है गृह मंत्रालय पद को लेकर के। तो यहां पर जो पूरा मुद्दा बना हुआ है वो यही मुद्दा है कि आखिर बीजेपी जब एक बहुत बड़े राज्य में सीधे नहीं तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही जब फुल पावर में आ चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि हिचकोले लगेंगे, नाराजगी होगी, कुछ काम होंगे, कुछ काम नहीं होंगे, लेकिन गवर्नमेंट को कहीं बड़ा शॉक लग जाए ऐसा मैं इस समय नहीं मानता। गुंजाइश नहीं देखते हैं किसी भी तरीके की कोई शौक की। और ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां कर रहे हैं कि पूरा एनडीए साथ है। न सिर्फ पूरा एनडीए बल्कि पूरी महायुति यहाँ पे जो मौजूद है वो खुद ही सारे जो विश्लेषक हैं वो भी यही अंदाजा मार रहे हैं कि कोई शौक नहीं लगने वाला है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आपके जो स्क्रीन पे तस्वीरें हैं वो महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह की हैं। एकदम मंच तैयार है, देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं वहां पर, अजीत पवार पहुंच चुके हैं यहाँ पर, साथ ही आप देख सकते हैं एकनाथ शिंदे जी विजुअल्स हैं यहाँ पे, वो भी शपथ ग्रहण के लिए तैयार है। साथ ही राजनाथ सिंह जी भी मौजूद हैं यहाँ पे। न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरे एनडीए घटक के नेता मौजूद हैं। आपने देखा यहाँ पे विजुअल्स में कि यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू हैं, यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं उसमें दिख रहा है न सिर्फ नेता बल्कि अभिनेता भी मौजूद हैं। रणवीर सिंह, शाहरुख खान, ये सारे जो अभिनेता हैं ऑलरेडी समारोह में पहुंच चुके हैं। जो तय समय था इस शपथ विधि का वो 5:30 पर था। इसका मतलब कुछ ही देर में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जो कि पहले मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र सरकार में, अब वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये जो पूरी विधि है यहाँ पे सबसे पहले राज्यपाल नाम पुकारेंगे और उसके बाद पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर शपथ
शपथ लेने के लिए तैयार हैं और कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी जी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। आप देखेंगे वो मंच पे पहुंचने की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगी। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंतजार है, उसके बाद ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। त्यांच्याकरता सूचना, कार्यक्रमाची सुरुवात पोलीस बँड पथकाद्वारे राष्ट्रगीत आणि तदनंतर लगेचच राज्यगीताने होईल। कार्यक्रमाची सांगता देखील राष्ट्रगीताने होईल। त्यामुळे नितिन गडकरी जी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा, साथ ही चिराग पासवान, तो सारे नेता वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंतजार है और कुछ ही क्षण में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे। चलिए चलते हैं अपने मेहमान अनुज अग्रवाल जी की तरफ। अनुज जी, बिल्कुल तैयारी हो गई है, कुछ ही देर में देवेंद्र फडणवीस जी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे। मेरा आपसे सवाल अब ये है कि किस तरीके से पोर्टफोलियो अरेंजमेंट हो सकता है। होम पर तो आपने बात की, लेकिन क्या लगता है फाइनेंस अभी भी अजीत पवार के पास ही रहेगा? यहाँ लगभग ये बात तो तय है कि फाइनेंस जो है अजीत पवार जी के पास रहेगा। और बहुत सारी चीजें ना कयास लगाने से ज्यादा अच्छा कि हमें 1-2 दिन का इंतजार करें, क्योंकि जब कोलिशन की राजनीति होती है, घटक दलों की अपनी अपनी डिमांड बार्गेनिंग होती है, तो कुछ चीजें पलट भी जाती हैं। और मोदी जी की भी ये इच्छा होती है कि कम से कम ये कोई संदेश ना जाए, जैसा आपने अभी कहा कि क्योंकि पूरा इंडिया है इकट्ठा और अपनी एकजुटता दिखाने की, और हम एक हैं और एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये तस्वीर दिखाने की जब कोशिश की जाती है, तो ऐसे में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होना बड़ा लाजमी वाली बात है। और ये जिस तरीके से इस समय इंडिया गठबंधन में आप बिखराव देख रहे हैं, संसद में भी एक साथ नहीं है, समाजवादी पार्टी अलग हो गई है, टीएमसी अलग हो गई है, आम आदमी पार्टी ने अपना अलग दिल्ली के इलेक्शन के लिए कह दिया कि हम साथ नहीं है, तो उसके बीच में ये दिखाना कि पूरा एनडीए एक है और हम मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं और हम देश के लिए ज्यादा अच्छा विकल्प हैं, तो ये संदेश देना जब वहां होता तो वहां पे थोड़ी बहुत बार्गेनिंग अगर बीजेपी थोड़ी झुक भी जाती है और कुछ अपने अलायंस को दे देती है, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ होने वाला भी है। क्योंकि अगर 5-6 दिन की कुछ रस्साकशी हुई है तो उसमें कम से कम शिवसेना के पक्ष में चीजें कुछ ज्यादा जाएंगी, ये तो निश्चित है। अनुज जी, मैं विश्वमोहन बोल रहा हूँ मुंबई स्टूडियो से। अब मेरा एक सवाल होगा, जो बाकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उनमें क्या एक पॉजिटिव माहौल गया होगा, पॉजिटिव मैसेज गया होगा? क्योंकि जिस तरह की जीत बीजेपी की हुई है और उसके बाद लोगों का भरोसा बीजेपी पर ज़्यादा हुआ होगा, और ये जो गठबंधन है, चाहे वो सेंटर में हो या महाराष्ट्र में हो, एक भरोसेमंद पार्टी के तौर पर, एक भरोसेमंद लीडर के तौर पर उनको मोदी जी पर भी भरोसा हुआ होगा और ये गठबंधन और भी मजबूत होगा आने वाले समय में। अनुज जी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से अब तक का सबसे चैलेंजिंग टाइम मोदी सरकार के लिए रहा है, वो मोदी जी के लिए रहा है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि 240 सीटों पर सिमटना भाजपा का एक मोदी जी के नेतृत्व पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। और उसके बाद विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आक्रामक हो चुकी थी और लोकसभा में वो इस तरीके से बेइज्जती कर रहे थे सरकार की, और इस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे सरकार जो है अल्पमत की सरकार और ये जबरदस्ती आ गई है और इसके साथ कोई जनता जुड़ी भी नहीं है और इनके साथ कोई बहुमत नहीं है, ये सब मैनिपुलेशन की सरकार है, इनके अलाइज इनके साथ नहीं है, इस तरीके का परसेप्शन बनाया गया था। और वो हरियाणा के इलेक्शन से पलटा, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में भी थोड़ा पीछे रहा विपक्ष, बीजेपी कम से कम अपनी स्थिति बरकरार रखी, और इधर जब महाराष्ट्र जीता और बुरी तरह क्लीन स्वीप किया तो इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। तो विपक्ष के जो जितने तीर थे और जितने दावे थे और जितनी उनकी बातें थी, वो सब एक करके बिखरती गई और धाराशायी हो गई। और ये बड़ा अच्छा संकेत अगर अगले 4.5 साल मोदी सरकार को रहना तो वो मजबूत रहे, तो वो सारे देश के हित में, और वो अगर एलाइज में भी इसे कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा जो मेन पार्टनर है वो बहुत मजबूत हो गया है और अब हम उसके साथ फालतू की बार्गेनिंग नहीं कर सकते और हमें एक कोऑर्डिनेशन बैठा के काम करना पड़ेगा, तो वो एक मैसेज भी चला गया है। और बीजेपी ने उसके बाद भी एक बड़ा दिल दिखाते हुए बड़े भाई की भूमिका में कि सबको साथ लेके चलना, वो एक मैसेज देने की भी लगातार कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी कॉर्डियलिटी एक डेवलप हुई है और एक अच्छा मैसेज जा रहा है। अगर इसको बरकरार रखते हैं, और उसमें निश्चित रूप से पहले बीजेपी की और मोदी जी की, अमित शाह जी की ज्यादा रहेगी, तो वो अगर इस चीज को बैलेंस को बना के रखते हैं तो मुझे लगता है एक बड़ा सशक्त एक गठबंधन बना है जो आगे एक एक करके लीड करता जाएगा। और जगह भी ये बहुत बड़ी चुनौती देगा इंडिया गठबंधन के लिए,
और इंडिया गठबंधन के लिए अब सबसे बड़ी समस्या अपने अपने अपनी एकजुटता को बनाए रखने की और अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने की है। मैं आपके पास आऊंगा। अब पीएम मोदी अब आ चुके हैं, स्टेज पे मौजूद हैं शपथ ग्रहण समारोह में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद हैं वहां पर। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरह से महाराष्ट्र के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी अब वहां पर आ चुके हैं और सारे नेता एक साथ खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये ताज़ा तस्वीर उस शपथ ग्रहण की जिसका काफ़ी दिनों से, कई दिनों से इंतज़ार था। वो घड़ी अब आ गई है और पीएम मोदी खड़े हैं। कुछ ही देर में एक एक करके सारे नेता, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो या फिर एकनाथ शिंदे हो या फिर अजित पवार हो, एक एक करके सभी नेता अब यहाँ पर शपथ ग्रहण लेंगे। पीएम मोदी का ही यहाँ पर इंतज़ार था, अब वो आ चुके हैं और धीरे धीरे अब सारे शपथ ग्रहण की तरफ बढ़ेंगे और ये समारोह आगे की ओर लेकर आएगा। अनुज जी, एक और सवाल अब मेरे मन में होगा, जिस तरह के इंफ्रा प्रोजेक्ट की बातचीत हो रही है बॉम्बे को लेकर या मुंबई को लेकर और इंफ्रा मैन के तौर पर देवेंद्र फडणवीस जाने जाते हैं, क्या लग रहा है आगे किस तरह से काम होगा, तस्वीर कैसे बदलेगी और ये जो 5 साल होगा महाराष्ट्र के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है? देखिए, इंफ्रा प्रोजेक्ट पर तो बुरी तरह काम हुआ भी है। अगर देखा जाए तो मुंबई की तस्वीर बहुत बदली भी है और बहुत तेज बदल भी रही है। और जब मोदी जी, गडकरी जी और अपने फडणवीस जी तीनों का एक बड़ा अच्छी युति बन रही है, तो ये तो निश्चित रूप से मुंबई के लिए भी, महाराष्ट्र के लिए भी एक बड़ी जबरदस्त कुछ गिफ्ट लेके आने वाला है। लगातार तोहफों की बारिश भी होगी और सबसे अच्छी बात, पूरा कारपोरेट जगत साथ में। इतना अच्छा मैसेज कारपोरेट जगत की तरफ से आया है इस सरकार के लिए, तो वो भी एक है कि बड़ी फुल स्ट्रेंथ वाली सरकार है, कोई विपक्ष की तरफ से हंगामा या पंगा नहीं है। तो जितने भी प्रोजेक्ट हैं, कुछ और नए प्रोजेक्ट का मुझे लगता है अनाउंसमेंट होगा जो इनके मन में था। कई सारे प्रोजेक्ट में बिखराव भी आया था पीछे, जब महाअघाड़ी गठबंधन की सरकार बनी थी, तो उस समय बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट भी बिखर गया था और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में अवरोध थे जो मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट थे। तो अब सारे एक एक करके लाइन पे चल रहे हैं और वो परवान चढ़ेंगे भी नहीं और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और वो जरूरत भी है इस समय महाराष्ट्र में, और जिसमें आबादी का दबाव भी ज्यादा है और लोगों की डिमांड भी ज्यादा है और डेवलपमेंट की अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है, तो उस पर खरे उतरना तो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी, सबसे बड़ी जरूरत भी है। और बंबई और महाराष्ट्र तो पूरे देश के लिए एक राह प्रदर्शित करता है। अगर वो प्रोग्रेस करेगा तो पूरा देश प्रोग्रेस करेगा। तो वो एक तरीके से मुझे लगता है कि देश की विकास की रेलगाड़ी का इंजन अगर है तो महाराष्ट्र है। तो और उस महाराष्ट्र के अगर ड्राइवर, जो उस गाड़ी के ड्राइवर जो है देवेंद्र फडणवीस है, तो एक बड़ी उम्मीद हमें रखनी चाहिए और बड़े तेज विकास की हमें मानना चाहिए कि कुछ बड़ा और कुछ बहुत अच्छा महाराष्ट्र के लिए होने जा रहा है। ये बात है, क्योंकि अब देखिए नेशनल एंथम वहाँ पर, उसके बाद नेशनल एंथम के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह का दौर भी वहाँ पर शुरू हो जाएगा। बस यानी चंद मिनट अब रह चुके हैं उस घड़ी के जिसका लोग इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी दिनों से। हालांकि काफ़ी माथापच्ची हुई कि मुख्यमंत्री कौन होगा, काफ़ी चर्चाएं, काफ़ी कयास लगे, लेकिन फाइनली उनके नाम पर कल मुहर लगी और अब शपथ ग्रहण भी होने ही वाला है। बस कुछ चंद मिनट आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हम लगातार इसकी कवरेज भी कर रहे हैं। अनुज जी, एक और सवाल मेरा आपसे होगा, मेक इन इंडिया जिस तरह से मुहिम चल रही है, क्या मेक इन महाराष्ट्र, क्या इस तरह की मुहिम भी आगे देखने को मिल सकती है क्या? देखिए, एक का काम ये मोदी जी का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और हर जिले में अपने अपने स्थानीय जो डिमांड है या जो वो जिला विशेष रूप से कर रहा है या वहाँ संभावनाएं ज्यादा है उस प्रोजेक्ट की, तो वो विकसित हो ही रहा है। तो और महाराष्ट्र तो एक इंडस्ट्रियल स्टेट रहा है, अग्रणी राज्य रहा है, तो महाराष्ट्र से तो एक्सपेक्ट करना ही चाहिए कि जो मोदी जी का मिशन है मेक इन इंडिया का, उसको अगर जमीन पे सबसे बड़ा तो अब सीधे चलते उस प्रोग्राम में, शपथ ग्रहण समारोह में। आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी की मौजूदगी के साथ तमाम नेता, तमाम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांना कृपया आपल्यासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी। राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की
कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून
माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री अजित आशाताई अनंतराव पवार. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील. माननीय राज्यपाल महोदय, आता ह्या शपथविधी कार्यक्रम पूर्ण झाला आहे. कृपया सर्वांनी राष्ट्रगीतासाठी उभे राहावे. तो ये थे शपथ ग्रहण समारोह आप देख रहे थे महाराष्ट्र का, जहां पर देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के
आज़ाद मैदान में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। उन्होंने मराठी में शपथ ली। उनके बाद डिप्टी सीएम के पद के तौर पर एकनाथ शिंदे ने शपथ ली। उसके बाद फिर अजित पवार ने भी शपथ लिया है। और तो तीनों बड़े नेता अब शपथ ले चुके हैं। हमारे साथ अनुज जी भी है। अनुज जी, आपने शपथ ग्रहण समारोह को देखा होगा, आप क्या सेंस कर रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं पूरे माहौल को? देखिए, बहुत अच्छे से, बहुत शांतिपूर्वक सारा ये बड़ा मतलब गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है समारोह। और पूरी महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई। उन्हें एक सबसे लोकप्रिय सरकार मिली है और मुझे उम्मीद है कि ये सरकार जो है विशेषकर जो पिछले अगर यहाँ पर बहुत संसाधन बना गए, बहुत पैसा कमा गए, लेकिन मराठी लोग पिछड़े रहे। आज उन मराठियों के लिए ये जरूरत है कि ये सरकार उनके साथ खड़ी हो और उनके विकास के लिए काम करे। जिन जिन क्षेत्रों में, चूंकि महाराष्ट्र में एक चीज हमें दिखती है बार बार कि डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्र ज्यादा विकसित हो गए, कुछ क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इस विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र जितनी उसमें पोटेंशियल है उस हिसाब से उसका विकास नहीं हुआ। तो ऐसे क्षेत्रों पर अब ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अब आपसे अपेक्षाएं इस सरकार से बहुत ज्यादा हैं और सारे देश की नजर रहेगी कैसे एक इतनी यूनिक कोलिशन जिसमें 3 घटक दल हों और जिसमें 2 साथी जो है उनको भी ठीक ठाक स्ट्रेंथ में हो, वो किस कोऑर्डिनेशन चलाते। तो एक नया एग्जाम्पल भी पेश होगा महाराष्ट्र के लिए और कितने अच्छे से अब ये तीनों दल मिलकर निभा पाते हैं और क्या एग्जाम्पल पेश करते हैं, ये इस पूरे देश की नजर इस पर रहेगी। और देश की राजनीति का बैरोमीटर भी चूंकि मुंबई से महाराष्ट्र से तय होता है। और एक बहुत बड़ी मुझे लगता है कि इशू जो गुजरात में बहुत सारे प्रोजेक्ट का जाना भी है, वो अभी विपक्ष ने एक इशू बनाने की कोशिश भी करी थी और इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है कि महाराष्ट्र से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो गुजरात शिफ्ट हो गए। तो ऐसी कोई भी कोशिश अब नहीं हो और महाराष्ट्र का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र को मिले, महाराष्ट्र में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, तो महाराष्ट्र एक चहुमुखी विकास की तरफ बढ़े। मुझे लगता है कि ये सरकार उस सारे एजेंडे पर काम करेगी और महाराष्ट्र की जनता की जितनी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो फुलफिल होंगी। बिल्कुल सही बात है। और आज तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली और अब नए मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को आज से मिल गया। शुक्रिया अनुज जी, आपने वक्त निकाला और इस पूरी पॉलिटिकल कवरेज पर आपने अपनी राय रखी और लोगों को समझाया कि आगे किस तरह का माहौल महाराष्ट्र में रहने वाला है, किस तरह से महायुति सरकार महाराष्ट्र में सरकार यहाँ से चलाने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें अभी बाकी है जहां पर उसका रुख कर लेते हैं और बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच का। और 5 का पंच में हमारे सहयोगी यहां पर मौजूद हैं। वो 5 का पंच बताने के लिए सीधे उनके पास चलते हैं। शुरुआत करते हैं 5 के पंच का। और 5 के पंच में जो हमारा पहला शेयर है स्विगी और जोमेटो, जहां पर CLSA ने अपनी ब्रोकरेज नोट निकाली है जोमेटो पर और उन्होंने जो है मेंटेन रखा है आउट परफॉर्म रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 370 का रखा है। CLSA का मानना है कि जो स्विगी और जोमेटो के बीच में जो गैप है वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो गया है, लेकिन अभी भी उन्हें कहीं ना कहीं जो है गैप थोड़ा नज़र आ रहा है, स्पेशली इन क्विक कॉमर्स स्पेस में। CLSA का मानना है कि जोमेटो का जो GOV ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वो 81% हायर है और मंथली ट्रांजैक्शन यूजर्स भी जो है 44% हायर है इन क्विक कॉमर्स स्पेस में, जिसके चलते हमें दोनों शेयर्स में तेज़ी देखने को मिली। अगला जो स्टॉक है इंडस टावर, जहां पर वोडाफोन ग्रुप PLC ने अनाउंस किया है कि वो अपना जो है रिमेनिंग 79.2 मिलियन शेयर्स जो कि वोडाफोन PLC इंडस टावर में होल्ड करती है, जो 3% का स्टेक रिप्रेजेंट करता है, उसको सेल करने वाली है। और इस सेल से जो भी पैसा आएगा कंपनी उसको जो है वोडाफोन आइडिया के जो बोरोविंग है उसको रीपे करने में यूज़ करेगी। अगला जो स्टॉक है Hyundai मोटर इंडिया, जहां पर कंपनी ने अनाउंस किया है प्राइस इंक्रीज अक्रॉस मॉडल्स और ये जो प्राइस इंक्रीज है वो जनवरी 2025 से इफेक्टिव होगा। कंपनी का कहना है कि हायर इनपुट कॉस्ट, एडवर्स एक्सचेंज रेट और इंक्रीज इन लॉजिस्टिक कॉस्ट के वजह से कंपनी ने प्राइस इंक्रीज़ किया है। इसी के साथ साथ बैंक ऑफ अमेरिका ने भी अपनी नोट निकाली है Hyundai मोटर पर और उन्होंने जो है इनिशिएट किया है अंडर परफॉर्म रेटिंग Hyundai मोटर पर और टारगेट प्राइस जो 1840 का रखा है। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि Hyundai जो है अभी भी अच्छा फ्रेंचाइजी है, लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अनफेवरेबल है करंट लेवल पे। अगला जो स्टॉक है NBCC, जहाँ पर HSCC जो कि एक होली ओन सब्सिडरी है NBCC के, उसको जो है वर्क ऑर्डर मिला है 599.35 करोड़ का, जिसके चलते हमें शेयर्स में तेज़ी देखने को मिली। अगला और आखिरी जो स्टॉक है IGL, जहाँ पर जो है बोर्ड मीट है 10 दिसंबर को, जिसमें कि वो कंसिडर करने वाले हैं प्रपोजल बोर्ड बोनस इशू के लिए।
शुक्रिया रविंद्र, ये पूरी डिटेल लाने के लिए और 5 का 5 हमारे दर्शकों को बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बता दें कि केंद्र सरकार ने टेक्निकल टेक्सटाइल के 2 नए स्टार्टअप्स को मंजूरी दे दी है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। सरकार का टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में जबरदस्त फोकस है और इसी दिशा में सरकार ने 2 स्टार्टअप्स को मंजूरी दी है, अप्रूव किया है, जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और अगर इनके जो काम की बात किया जाए तो ये दोनों ही स्टार्टअप्स जो कि स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं टेक्निकल टेक्सटाइल में, यानी कि मेडिकल टेक्सटाइल और सस्टेनेबल टेक्सटाइल, इन दोनों को काम को देखते हुए इसको अप्रूव किया गया है। सिर्फ अप्रूवल ही नहीं बल्कि 50 लाख का ग्रांट भी अप्रूव किया गया है हर एक स्टार्टअप के लिए। और जो फैसला लिया गया है ये दरअसल एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी ने ये फैसला लिया है और इस कमेटी का गठन नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल कमीशन के तहत में किया गया है। तो ये अहम फैसला है जिसमें 2 स्टार्टअप को मंजूरी मिली है। और सिर्फ स्टार्टअप ही नहीं बल्कि कमेटी ने एक और अहम फैसला लिया है, वो है कि तकरीबन 14 करोड़ रुपए के ग्रांट को मंजूरी मिली है, जो कि 6 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दिया जाएगा। ये जो 6 अप्रूव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये अब टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में नए कोर्सेज की शुरुआत करेंगे, बीटेक कोर्सेज की शुरुआत करेंगे। और ये टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़े हुए जो अहम क्षेत्र हैं जैसे कि मेडिकल टेक्सटाइल, मोबाइल टेक्सटाइल, सस्टेनेबल टेक्सटाइल, जियो सिंथेटिक, ऐसे जो कि स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं इनमें ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोर्सेज की शुरुआत करेंगे ताकि नए जो है स्किल और टैलेंट मार्केट में आ सके, नए आइडियाज आ सके, इनोवेशंस आ सके। तो इसको देखते हुए इस कमेटी ने 2 अहम फैसले लिए हैं। एक तरफ स्टार्टअप को मंजूरी दी है, उनको आर्थिक मदद भी दी जाएगी, ग्रांट उसके लिए भी मंजूर किया गया है और साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को नए कोर्सेज की शुरुआत करने के लिए भी ग्रांट दिया गया है। सरकार का मानना है कि टेक्निकल टेक्सटाइल मौजूदा समय में डिमांड को देखते हुए और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए इस पर जोर देना जरूरी है और इसके जरिए सरकार रोजगार के मोर्चे पर भी सफलता हासिल करना चाहती है। शुक्रिया समीर, ये डिटेल्स बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 द रूल रिलीज होने के बाद सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रक्षा रावत। पुष्पा 2 की शानदार ओपनिंग हो चुकी है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 जो है वो आज रिलीज़ हो चुकी है। पुष्पा 2 ने एडवांस बुकिंग के मामले में जो है वो कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और KGF 2, बाहुबली 2 और कल्कि को भी इसने पीछे पछाड़ दिया है। पुष्पा 2 के लिए एडवांस बुकिंग जो की गई वो थी 100 करोड़ रुपए की, जी हाँ। फिल्म का पार्ट जो है वो 3 साल पहले आया था और अब ये जो है सेकेंड पार्ट फिल्म ने रिलीज़ कर दिया है, यानी आपके सामने पेश कर दिया है। पहले दिन फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन जो बताया जा रहा है वो 225 करोड़ रुपए तक जाने की उम्मीद बताई जा रही है, जो कि हाईएस्ट होगा अब तक का। पुष्पा 2 की जो लागत थी वो है 500 करोड़ रुपए, जी हाँ। और जिसमें से फिल्म के जो मेन लीड हैं अल्लू अर्जुन, उनकी जो फीस है वो 300 करोड़ रुपए की है। और इस बार जो है मेकर्स ने हिंदी बेस्ड ऑडियंस को भी अपने टारगेट पर रखा है, जी हाँ। ट्रेलर लॉन्च जो है वो पटना के गांधीनगर मैदान में किया गया, जिससे कि अब उत्तर भारत में भी पुष्पा 2 का क्रेज़ बना हुआ है, यानी पुष्पा 2 का जो फीवर है वो उत्तर भारत में भी हमें देखने को मिल रहा है। और ये फिल्म जो है वो अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ओपनिंग डे पर वो फिल्म बनने वाली है। देख लेते हैं कि अब तक कौन सी फिल्में थी जिन्होंने ओपनिंग डे पर सबसे ज़्यादा कमाई की। RRR जिसने ओपनिंग डे पर 223 करोड़ की ग्रॉस कमाई की, बाहुबली 2 जिसने 217 करोड़ की कमाई की अपने ओपनिंग डे पर, और इसके अलावा कल्कि जिसने 177 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की अपनी ओपनिंग डे पर। तो अब देखना ये है कि पुष्पा 2 पहले दिन में क्या इतिहास रचाती है। शुक्रिया रक्षा ये डिटेल्स लाने के लिए। तो एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड के बाद अब पहले दिन टिकट बिक्री, पहले दिन की कमाई में भी ये सबसे आगे निकलने वाली है। चलिए, तो इसी नोट पर हम स्वदेश खबर को यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।